नमस्कार, आईने सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अहम खबर की। तो छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन नजदीक आते ही सरेंडर करने का जो सिलसिला है वो जारी है। बुधवार को कांकेर और बीजापुर में 72 नक्सलियों ने सरेंडर किया। तो कांकेर में 18 नक्सलियों ने यहां पर हथियारों के साथ सरेंडर किया है। तो आईजी पी सुंदरराज के सामने यह सरेंडर हुआ है। इस दौरान नक्सलियों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत हुआ। तो बीजापुर में 51 नक्सलियों ने एसपी जितेंद्र यादव के सामने सरेंडर किया है। बस्तर रेंज आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि केशकाल डिवीजन और दक्षिण बस्तर में अब बहुत कम नक्सली समूह बचे हैं। उन्होंने नक्सलियों को सरेंडर करने और मुठभेड़ में मारे जाने के बजाय सामान्य जीवन चुनने की सलाह दी है। पी सुंदरराज ने बताया कि अभी 6-7 सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो मेंबर बाकी हैं, जो दक्षिण बस्तर के जंगलों में छिपे हुए हैं। तो बीजापुर में 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और आपको बता दें नक्सलियों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। कांकेर में 21 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है और सरेंडर जो है वो लगातार जारी है। बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और खास बात यह है कि वो हथियार भी छोड़ रहे हैं। तो हथियारों के साथ समर्पण ये हो रहा है। 72 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बीजापुर में 51 नक्सलियों का ये सरेंडर, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांकेर में 21 नक्सलियों का ये सरेंडर। तो कांकेर और बीजापुर में नक्सलियों का सरेंडर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक मारे गए हार्डकोर नक्सली नेता पोलित ब्यूरो महासचिव नंबाला केशव राज उर्फ बसव राजू जो मारा गया था। इसके अलावा सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ नरसिंहाचालम जो मारा गया था। तो अब तक जो नक्सली मारे गए वो हम आपको बता रहे हैं। नक्सली अब कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं और नक्सलियों का जो सरेंडर है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि सेंट्रल कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपति की हम बात करें तो ये हार्डकोर नक्सली रहा है जो मुठभेड़ में मारा गया। जवानों को लगातार सफलता मिल रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। तो सेंट्रल कमेटी मेंबर गजराला रवि जो हार्डकोर नक्सली नेता है जो मारा गया। तो अब तक मारे गए हार्डकोर नक्सली नेता की हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल ब्यूरो सदस्य रेणुका नक्सली नेता जो मुठभेड़ में मारी गई। तो अब तक मारे गए हार्डकोर नक्सली नेता हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। दंडकारण्य जोनल कमेटी उर्फ मधु उर्फ जंग, वहीं पोलित ब्यूरो एवं सीसीएम मुपल्ला लक्ष्मण राव गणपति का नाम शामिल है जिसके हाथ में अब कमान है। तो मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति के हाथ में कमान है। बस्तर का एकमात्र माओवादी लीडर माडवी हिडमा जिसके हाथ में ये कमान है। तो नक्सल खात्मे को लेकर केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक डेडलाइन तय की है जिसका असर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश पुलिस भी पुनर्वास नीति का प्रचार कर नक्सलियों को समर्पण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 1990 के दशक में नक्सलियों की बंदूक से गूंजने वाले बालाघाट में वैसे तो शांति है, लेकिन नक्सल आहट के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने गांव-गांव में पोस्टर बैनर लगाए हैं और नक्सल विचारधारा से जुड़े लोगों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कई प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक बैनर देख रहे हैं आप। ये हालांकि बैनर पोस्टर से के मार्फत प्रचार प्रसार तो पुराना हो चुका है, लेकिन आप अगर इसको गंभीरता से देखेंगे तो यहाँ पुनर्वास से पुनर्जन्म का शीर्षक दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि जंगलों में हथियार लेकर भटकते हुए वर्षों बीत गए चुके हैं और सम्मानित जीवन जी रहे हैं, आप भी वापस आइए। इसमें बकायदा उन माओवादी दलम के जो लीडर है, सीसी मेंबर सदस्य जिन्होंने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया है, उनकी बकायदा तस्वीरें यहाँ पर चस्पा की गई है। उनके द्वारा जो प्रेस नोट और सूचना पत्र जो जारी किया गया था वो यहाँ पर चस्पा किया गया है। इसके अलावा समर्पण नीति में क्या क्या योजनाओं का लाभ माओवादियों को दिया जाएगा उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो ये कहना कि जो बालाघाट पुलिस का प्रयास है वो अब नए नए नवाचार के तौर पर सामने आ रहा है। इन पोस्टरों बैनरों में छत्तीसगढ़ के टॉप नक्सली नेताओं के फोटो लगाए गए हैं। साथ ही प्रचार किया जा रहा है कि अभी तक 2100 नक्सली समर्पण कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की भी एक पुनर्वास नीति है जिसमें एक नई पहल हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर कि यदि कोई
नक्सल हैं जो सरेंडर करना चाहते हैं, तो जो मध्य प्रदेश सरकार की नीति है उसके तहत आके वो सरेंडर कर सकते हैं। जो सरकार के नियम कानून है उसी के तहत इनको सरेंडर करना पड़ेगा और साथ साथ कि आर्म्स त्यागने पड़ेंगे। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम आर्म्स भी लेके रहेंगे और हमारा फिर सरेंडर एक्सेप्ट किया जाए। आपको आर्म्स त्याग के जो नीति है उसके तहत पुनर्वास किया जाएगा। बालाघाट में परिसवाड़ा दलम मजालखंड दलम सक्रिय रहा है। साथ ही पिछले सालों से इस क्षेत्र का उपयोग रणनीति तैयार करने के लिए भी किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भले ही इस क्षेत्र में नक्सल घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन विचारधारा से जुड़े लोग सक्रिय हैं। यही वजह है कि पुलिस इस प्रयास में केंद्र सरकार की समय सीमा में इस क्षेत्र के नक्सलियों का आत्मसमर्पण करने की दिशा में प्रयासरत है। INS 24/7 के लिए बालाघाट से राहुल टेम्भरे की रिपोर्ट। चलिए बात कर लेते हैं राज्योत्सव की। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी और राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीएम विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में बैठक लेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। तो बैठक में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। राज्योत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं जोरों शोरों से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राज्योत्सव का जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री के हाथों होना है। तो सीएम विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में से लेकर बैठक लेने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो 1 नवंबर को प्रधानमंत्री का दौरा होना है। राज्योत्सव का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री करेंगे। आज मंत्रालय में बैठक होनी है। विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे और समीक्षा करते हुए नजर आएंगे किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। जहां पर आयोजन होना है वहां पर भी पहुंचे हुए थे सीएम विष्णुदेव साय। तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए थे। तो ये प्रक्रिया जो है वो अभी देखने को मिलेगी कुछ दिनों, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाकी है और ऐसे में तैयारियां चल रही है। कहां तक तैयारियां हो गई, क्या कुछ दिशा निर्देश अब देते हैं मुख्यमंत्री, देखने वाली बात होगी। तो आज मंत्रालय में अहम बैठक होनी है तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। तो पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा आज की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए नजर आएंगे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा 1 दिन का होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का जो पूरा दिन है वो बेहद व्यस्त रहने वाला है। सुबह दिल्ली से रवाना होकर शाम तक वे लगातार 6 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7:35 में दिल्ली से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से रवाना होंगे और सुबह 9:40 में रायपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और इसके बाद वे सड़क मार्ग से नवा रायपुर के लिए रवाना होंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 6 कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये छत्तीसगढ़ दौरा 1 नवंबर को आएंगे और आज उनके दौरे को देखते हुए मंत्रालय में बैठक भी होनी है। सीएम विष्णुदेव साय जो है इस बैठक में चर्चा करेंगे इस दौरे को लेकर, राज्योत्सव की तैयारी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को देश के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे। अब नए रायपुर में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण 50 करोड़ से अधिक राशि की लागत से किया गया है। जनजातीय संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के जनजातीय गौरव और उनकी ऐतिहासिक गाथाओं को सहेजा गया है। कैसा है जनजातीय संग्रहालय, छत्तीसगढ़ की किन संघर्ष गाथाओं के यहां पर दर्शन होंगे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। नवा रायपुर में देश के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय संग्रहालय का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करेंगे। जनजातीय संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के जो जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी गाथाओं को दर्ज किया गया है, उनकी कहानियों को अंकित किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा जो है आदिवासी अस्मिता के प्रतीक, उनकी मूर्ति सबसे पहले जब आप आदिवासी जनजातीय संग्रहालय में आएंगे तो देखने मिलेगी। उसके बाद में अलग अलग जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय शहीद हैं, जनजातीय वीर हैं, उनकी मूर्तियों को यहाँ पे उकेरा गया, उनकी मूर्तियों को स्थापित किया गया और उनकी जो गाथाएं हैं उनको उकेरा गया। शहीद गेंद सिंह, वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह और तमाम जो छत्तीसगढ़ की जनजातीय गौरव हैं, जनजातीय अस्मिता के प्रतीक हैं, ध्वजवाहक हैं, ऐसे प्रतीकों को, ऐसे जननायकों को यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई और 16 गैलरीज में उनकी गाथाओं को दर्ज किया गया है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं।
यहाँ नवा रायपुर में देश के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय संग्रहालय का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। यहाँ 16 आर्ट गैलरी के जरिए छत्तीसगढ़ के जनजातीय संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय जननायकों की भूमिकाओं को प्रदर्शित किया गया है। जनजातीय संग्रहालय के प्रवेश द्वार में ही शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह, भगवान बिरसा मुंडा की मूर्तियां लगाई गई हैं। म्यूजियम में प्रवेश करते ही जनजातीय संघर्ष की झलकियां देखने मिलती हैं। किस तरह औपनिवेशिक काल में अंग्रेज जनजातीय वर्ग पर जुल्म ढाया करते थे, इनकी बानगी म्यूजियम में देखने मिलती है। ऐसा है नवा रायपुर का जनजातीय संग्रहालय। प्रवेश द्वार में प्रमुख जनजातीय नायकों की मूर्तियां लगी। जनजातीय जननायकों के नाम दीवारों पर लिखे गए। जनजातीय योद्धाओं की जीवन गाथा का प्रदर्शन किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए 16 प्रमुख आदिवासी विद्रोह की कहानियां ऑडियो विजुअल के जरिए प्रदर्शित की गई। जनजातीय संघर्षों को जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया गया। बस्तर क्रांति, सरगुजा क्रांति, हलबा क्रांति, सोना खान विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, झंडा सत्याग्रह, जंगल आंदोलन की झलक दिखेगी। संग्रहालय में आधुनिकता और जनजातीय परंपरा का अद्भुत मिश्रण। परिसर में घोटुल जैसी जनजातीय परंपराओं को भी दिखाया गया। परिसर में शहीद वीर नारायण सिंह से जुड़ी मूल चीजें रखी गई। तलवार, जेल रिकॉर्ड, विद्रोह के अभिलेखों को प्रदर्शित किया गया। जननायकों और पीएम मोदी के साथ सेल्फी के लिए सेल्फी पॉइंट। 16 गैलरीज में अलग अलग क्रांतियों को दर्शाने की जो कोशिश है वो जनजातीय संग्रहालय में की गई है। सरगुजा की क्रांति, हलबा क्रांति, विभिन्न क्रांतियों को यहाँ प्रदर्शित किया गया। 16 अलग अलग गैलरीज के माध्यम से 300 से अधिक मूर्तियों के माध्यम से क्रांतियों को दर्शाया गया। छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपरा, संस्कृति को दर्शाया गया। देखा जा सकता है यहाँ पर जो विभिन्न मूर्तियाँ भी हैं वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और जनजातीय गौरव को बयां करती है। तो ये देखा जा सकता है कि किस तरह से न सिर्फ मूर्तियों के माध्यम से बल्कि आधुनिक अंदाज में भी डिस्प्ले के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर यह भी सुविधा होगी कि जो लोग आएंगे वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में भी उनकी तस्वीर के साथ फोटो खिंचा सकेंगे। तो इस तरह से कई जो अत्याधुनिक सुविधाएं वो भी दी गई है। साथ ही साथ हाईटेक माध्यम से भी लोग इन जनजातीय गौरव के विषय में जानकारियां भी यहाँ पर ले सकेंगे। तो इस तरह से जो जनजातीय संग्रहालय को तैयार किया गया उसमें परंपरा और आधुनिकता की झलक जो है वो देखने मिलती है। और ये तमाम मूर्तियों के माध्यम से तमाम जो जनजातीय जीवन शैली है उसको यहाँ पर जीवंत करने की कोशिश की गई है। दीवारों में भी जो उकेरा गया है उसको देखा जा सकता है कि किस तरह से जो कोरवा कला है और विभिन्न कला है, सरगुजा की कला है, उसको यहाँ पर उकेरा गया। इस तरह से छत्तीसगढ़ के जनजातीय कला, उनकी संस्कृति, उनके जीवन को विभिन्न मूर्तियों के माध्यम से, विभिन्न गैलरीज के माध्यम से उकेरा गया। घोटुल की परंपरा जो है वो छत्तीसगढ़ में काफी प्रसिद्ध होती, उसको यहाँ पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ ये मुरिया आवास की जो परंपरा है उसको भी देखा जा सकता है। मुरिया कैसे रहते हैं, उनके बीच कैसे संबंध होते हैं, उसको इस तरह से दिखाने की जो कोशिश है वो इन जनजातीय गैलरीज के माध्यम से की गई। 16 गैलरीज में 300 मूर्तियों के माध्यम से जनजातीय गौरव को, उनकी जीवन शैली को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। कैमरामैन निकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। इधर कैग की रिपोर्ट में प्रदेश के सिवनी, सीहोर और शिवपुरी के जिला कलेक्टर ने दोषी पटवारी व राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सेवा से बर्खास्त करने और राशि वसूलने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष ने भी कार्रवाई के लिए लिखा था, लेकिन अब उस पर क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। सूखा राहत आयोग ने छतरपुर के संयुक्त कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर 9 सितंबर को जांच के आदेश दिए थे। आदेश में अधीक्षक भू अभिलेख आदित्य सोनकिया, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख रामलाल गुप्ता, सलमान लाल विश्वकर्मा, राजस्व निरीक्षक भू अभिलेख छतरपुर को जांच दल का सदस्य बनाया गया है। इस जांच दल को गहन जांच कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन जांच अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसान हितैषी सरकार रही है
और हमने किसानों की चिंता हमेशा की है, जो कि आपका भी विषय सामने आया कि इसमें कुछ राशि का गबन हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी आरोपी को बख्शेगी नहीं। किसका संरक्षण है छतरपुर के लोगों को? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना महिमा मंडन कराने के अलावा क्या छतरपुर की जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे? मध्य प्रदेश में एक ही प्रकार के मामले 2 प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। जैसे सिवनी जिले में एक तहसीलदार और 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया और एफआईआर दर्ज की गई। सीहोर जिले में 1.17 करोड़ का भुगतान कर्मचारियों ने अपने रिश्तेदारों के खाते में कर दिया। इस मामले में सीहोर जिले के 2 और इछावर तहसील के 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। छतरपुर में इसी मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी जांच जारी होने का बहाना बनाया जा रहा है। ये जांच अभी चल रही है, क्योंकि ये जांच विस्तृत है और कई वर्षों की है, तो इसलिए ये जांच विस्तृत होने के कारण से अभी चल रही है और ये प्रगति पे है। तो सूखा राशि और ओलावृष्टि जो हुई है, क्षति हुई है किसानों को, इसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा राशि का आवंटन तो किया गया, लेकिन वो लापरवाही पूर्वक राजस्व अधिकारियों के खाते में चली गई है, जिसमें किसानों को खाते में अभी राहत राशि नहीं मिली हुई। छतरपुर जिले में इस गड़बड़ी की राशि 37.31 लाख रुपए आंकी गई थी। प्रशासन ने 100% रिकवरी कर ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूरा घोटाला उजागर हो चुका है तो अब तक दोषी पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? केवल तत्कालीन नाजिर शैलेंद्र हिमाचल को निलंबित कर बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन नाजिर की अपील पर संभाग कमिश्नर ने बर्खास्तगी से राहत दे दी और निलंबन भी बहाल कर दिया। आज पत्रकार वार्ता करते हुए पूरे मामले को उजागर किया है। वहीं बताया गया है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को भी इस पूरे मामले की जांच कराने को लेकर एक पत्र दिया था, जिस पर दस्तावेज कुछ प्राप्त हुए हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि छतरपुर जिले में 41 लाख रुपए की राशि का गबन किया गया है। अब देखना होगा कि छतरपुर के जो कलेक्टर हैं पार्थ जायसवाल, वह इस पूरे मामले में किस तरह का क्या एक्शन लेते हैं। INH के लिए छतरपुर तहसील से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।